युद्ध में भारत की रीढ़ बनने वाले डीआरडीओ का अपनी ही सरकार से झगड़ा हो गया है। आप कह सकते हैं कि हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सच है कि सरकार ने डीआरडीओ की सूरत बदलने की ठान ली है। यहां तक कि अग्निवीर योजना की एक झलक इसमें भी दिख सकती है। डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और रॉकेट लॉन्चर जैसी कितनी ही चीजों की स्क्रिप्ट लिखकर भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन अब इसके अपने वजूद की सुरक्षा खतरे में है। एक समिति की सिफारिशों के बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का समूह मुखर है और नए बदलावों का विरोध कर रहा है। ये कोई ऐसे वैसे बदलाव नहीं, बल्कि इसमें संरचना बदलने से लेकर भर्ती प्रक्रिया चेंज करने और कई नए काम प्राइवेट हाथों में सौंपने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी प्रदीप सागर की रिपोर्ट डीआरडीओ में मचे घमासान की परतों को खोलती है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। फरवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। ये जानकारी कम और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की शिकायत ज्यादा थी। मंत्रालय ने कहा कि हाई प्रायोरिटी वाले 55 प्रोजेक्ट्स में से 23 अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल ये कि प्रोजेक्ट्स में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे का कारण भी रक्षा मंत्रालय अपने साथ लेकर आया था। कारण में यह माना गया कि करीब 50 लैब्स और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी क्षमता वाला यह संगठन डिफेंस रिसर्च पर ध्यान देना बंद करके इधर उधर के प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ डाल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में खूब देरी और लागत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इन सबसे परेशान होकर सरकार ने अगस्त 2023 में पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कृष्णस्वामी विजयराघवन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इस कमेटी से कहा गया कि आप सुझाइए कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। कमेटी ने रीडिफाइनिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी। यही रीडिफाइनिंग अब विवादों के केंद्र में है। विवादों के मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन पहले देखिए कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या बड़ी सिफारिशें की हैं। इसमें सबसे अहम है इसकी संरचना में बदलाव करने की बात। अब ये डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के तहत आता है, लेकिन अब इसे सीधा पीएमओ के तहत लाने की सिफारिश है। इसका दूसरा जरूरी पॉइंट है कि डीआरडीओ की भूमिका रिसर्च और डेवलपमेंट तक सीमित रखी जाएगी। प्रोडक्शन और आगे का काम निजी रक्षा उद्योगों और पीएसयूज को दिया जाएगा। तीसरा अहम पॉइंट है कि अभी तक पूरे फंड पर डीआरडीओ का कब्जा है, लेकिन अब 41 डीआरडीओ लैब्स का 10 नेशनल लैब्स में पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिफेंस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की भी सिफारिशें हैं। एक अहम पॉइंट जवाबदेही से जुड़ा है। डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की अभी तक जवाबदेही बहुत कम है, लेकिन इसे सख्त करने की बात कही जा रही है। वैज्ञानिकों के पिछले 10 सालों के कामों की समीक्षा होगी। अच्छा प्रदर्शन न करने वालों को समय से पहले ही रिटायर किया जा सकता है। पांचवें पॉइंट को अग्निवीर टाइप की स्कीम समझ सकते हैं। डीआरडीओ में अभी 7500 वैज्ञानिक हैं, करीब 10,000 रिसर्च एंड टेक्निकल कर्मचारी हैं। इसके अलावा 12,500 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी हैं। लेकिन नई सिफारिशों में 3 से 5 साल वाले प्रोजेक्ट बेस्ड नियुक्तियां करने की बात कही गई है। बाद में इनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा, वैसे ही जैसे अग्निवीर योजना में होता है। अभी इसके स्टाफ की सीधी भर्ती होती है, लेकिन अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन पर जोर दिया जाएगा। छठी सिफारिश है निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई। अभी तक कुछ विशेष काम ही निजी क्षेत्र को सौंपे जाते हैं, जिनका डीआरडीओ सख्ती से निगरानी करता है। लेकिन अब निजी क्षेत्र को ज्यादा काम सौंपने के अलावा 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि वाला ब्याज मुक्त कोष बनाया जाना है। इस फंड का इस्तेमाल स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेनिंग और फैसिलिटी सेंटर खोलने और सेना की गाइडेंस देने और कर्ज देने में किया जाएगा। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिन पर विवाद छिड़ा है। एक अहम विवाद है इसे पीएमओ के अंडर लाने को लेकर। इसके पीछे समिति का तर्क है कि डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं को लंबे समय तक खींचता है, जिससे देरी के अलावा संसाधनों की काफी बर्बादी होती है। इसलिए सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस के दखल को बढ़ाया जाए। इस पर वैज्ञानिक नाखुश हैं।
भर्ती को लेकर भी समिति के सुझाए तरीकों पर मतभेद सामने आए हैं। समिति सीधी भर्ती की मौजूदा व्यवस्था के बजाय कैंपस इंटरव्यू के जरिए भर्ती के पक्ष में है, लेकिन जिस मुद्दे पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नाखुश हैं वो ये कि रिपोर्ट में निजी रक्षा क्षेत्र की भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। डीआरडीओ के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए समितियों का नेतृत्व ऐसे बाहरी लोगों ने किया जिन्हें रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समितियों ने नतीजों का ठीक से अनुमान लगाए बिना ही सुझाव दे डाले। किसी संगठन को बनाने में दशकों लगते हैं, लेकिन उसे नष्ट करने में देर नहीं लगती। इन मुद्दों पर वैज्ञानिकों ने राजनाथ सिंह को जवाब भेजकर असहमति जताई है। रिपोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कथित तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक से समय मांगा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार डीआरडीओ की संरचना में बदलाव की मांग उठी है। इससे पहले 1992 में एपीजे अब्दुल कलाम समिति, 2008 में पी रामाराव समिति और 2020 में वी रामगोपाल राव समिति भी डीआरडीओ को ज्यादा जवाबदेह और प्रोफेशनल बनाने की सिफारिशें कर चुकी है। एक बार पीएमओ से समिति की सिफारिशें मंजूर हो जाती हैं तो रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ के पास उन्हें लागू करवाने के लिए 90 दिन की समय सीमा होगी। नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय के गलियारों में फिलहाल यही सुगबुगाहट चल रही है कि निश्चित समय सीमा में बदलावों को लागू करना कैसे मुमकिन होगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 66 साल पुराने संस्थान को महीनों में बदलकर रख देना आसान काम नहीं है। सरकार चाहती है कि डीआरडीओ में सुधार करके रक्षा उत्पादन बढ़ाया जाए और आयात पर निर्भरता कम हो। सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव चाहती है। डिफेंस एक्सपोर्ट को 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सरकार को वैज्ञानिकों की चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। एक तरफा तरीके से चीजें बदलने में नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब सरकार को सबसे पहले तो वैज्ञानिकों को भरोसे में लेना होगा और बाकी स्टेक होल्डर से भी रायशुमारी करनी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।